तेरे को मालूम, तेरा लॉटरी लग गया है। लॉटरी तो देख। वैसे ही हो। बिल्कुल अपने पिता की तरह। वही आंखें, वही कद। मेरा रमेश मिल गया मुझे। रमेश बेटा, तुझे तो मैं गले नहीं लगा सका, लेकिन तेरे अंश को गले लगा लिया है मैंने। देख रहा है ना तू, मैंने तेरे बेटे को अपना लिया है रमेश, और अब इसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये सब क्या मजाक है? मुझे आप पे किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा, और मैं आपका कोई पोता वोता नहीं हूं। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। तुम ही मेरे रमेश के बेटे हो। मैंने सालों तक तुम्हारे माता पिता को पता नहीं कहां कहां ढूंढा। मैं तो हार चुका था, लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने मेरे रमेश के जैसे दिखने वाले किसी शख्स को पुणे में देखा, जिसकी उम्र 23-24 साल की है। मैंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरा बेटा न होते हुए भी मेरे बेटे जैसा दिखता हो। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि वो मेरे बेटे का बेटा भी तो हो सकता है, और मैं फौरन तुम्हें ढूंढता हुआ यहां पुणे चला आया। उसके बाद रघु दादा से मिला। रघु दादा मुझे पुरुषोत्तम जी से मिलवाने जेल में ले गए। वहां जाकर पता चला कि उन्हें तो हार्ट अटैक हुआ, और फिर मैं उनसे हॉस्पिटल में मिला। उन्होंने मुझे बताया कि तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम मेरे रमेश के बेटे हो, मेरे पोते हो। मैं नहीं मानता ये सब। इतने सालों के बाद कोई आकर मुझे ये कहे कि वो मेरे दादाजी हैं, तो मैं ये कैसे मानूं और क्यों यकीन करूं? तुम्हें यकीन नहीं होता ना बेटे, तो पुरुषोत्तम जी से पूछ लो। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। बस हमारा आता पता ही नहीं था उसके पास, क्योंकि रमेश ने कभी उन्हें बताया ही नहीं। बेटा, मैं अपने
बेटे और बहू को तो वापस नहीं ला सकता, मगर उनका अंश तो मुझे मिल गया। नीरज, बेटे, अपने बेटे और बहू को तुम्हें खो चुका, पर अपने पुत्र को नहीं खोना चाहता। मैं तुझे लेने अपने घर चल, वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटे। देखिए, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर एक पल के लिए मान भी लिया कि आप मेरे दादाजी हैं, तो ऐसी नौबत ही क्यों आई कि आपके बेटे यानी मेरे पिताजी को आपको छोड़ना पड़ा? क्योंकि कोई भी बेटा अपने मां और बाबूजी को छोड़कर यूं ही नहीं चला जाता। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये कहानी नहीं है बेटा, ये हकीकत है, और ये मेरी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत है। तुम्हारे पिता ने ये घर खुद नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने, एक पत्थर दिल पिता ने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। एक गुजराती होते हुए भी तुम्हारे पिता को एक मराठी लड़की से प्यार हो गया था, और वो उससे शादी करना चाहते थे, और ये संबंध मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। और वो लड़की ना तो हमारी बिरादरी की थी और ना ही बराबरी की, इसलिए इस प्यार के मैं सख्त खिलाफ था। लेकिन तुम्हारे पिता भी मेरी ही तरह जिद्दी थे। उन्होंने बिना किसी को बताए शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आए, और ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस लड़की से शादी करने की? क्या मुंह लेकर आए हो यहां पर? और क्या लगता है तुम्हें कि सारी दुनिया में मेरी नाक कटवाने के बाद और इस 2 टके की लड़की से शादी करने के बाद मैं तुम्हें इस घर में आने दूंगा? तुम दोनों का स्वागत करूंगा? जिस लड़की की हैसियत इस घर की नौकरानियों जितनी भी नहीं है, वो इस घर की बहू कहलाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। अपने जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। किसी गैर जात की लड़की को इस घर में मैं आने नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से, और आज से इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मर गए तुम हमारे लिए, और मर गए हम तुम्हारे लिए। आज से मैं 3 बेटों का नहीं, अपने आप को 2 बेटों का बाप मानूंगा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी। आप भले ही हमें इस घर से निकाल लीजिए, मगर अपनी जिंदगी से मत निकालिए। मैं जानता था कि शादी के बाद आप हमें इस घर में कदम रखने नहीं देंगे, पर फिर भी हम यहां सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आप बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम यहां से खुशी खुशी चले जाएंगे और जिंदगी भर आपके सामने नहीं आएंगे बाबूजी।
मरे हुओं को आशीर्वाद नहीं दिया जाता। शायद समझ में नहीं आई तुम्हारी ये बात। अब सारी दुनिया के सामने मैंने तेरा अंतिम संस्कार कर दिया है। 12 दिन के बाद 12वां, 13 दिन के बाद 13वीं और फिर 82वीं करूंगा मैं तेरी। तू मेरे लिए मर चुका है, मर चुका है तू मेरे लिए। निकल जा इस घर से। मैंने जो कुछ कहा और किया वो खुद से नहीं किया, लेकिन मेरे रमेश ने सच में उसके बाद मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वो कहां गया, कैसे रहा, उसने मुझे कुछ भी मालूम नहीं होने दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा गुस्सा भी कम होता गया। आखिर वो मेरा खून था, मेरा अपना बेटा। इस घर में सबसे छोटा था, सबका लाडला। मैं उसे वापस लाना चाहता था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो मुझसे इतना नाराज था कि फिर वो कभी वापस नहीं आया। कभी उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। और जब शक्ल दिखाई तो तुम्हारे रूप में, मेरे पोते के रूप में। कीजिए। मेरे बेटे ने तो आखिरी वक्त तक मुझे माफ नहीं किया। तू तो मुझे माफ कर दे बेटे। मेरे पिता ने बहुत तड़पाया है मुझे, तो मत तड़पा। चल घर चलो, अपने घर चल बेटा। मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूं जब आपको मेरे मां और बाबूजी की शादी ही मंजूर नहीं थी? तो आज उनके बेटे को कैसे अपना सकते हैं? आपकी वजह से उन्होंने कितना कुछ सहा,
बेघर हो गए। उनको ठुकराने वाले आज मुझे अपनाने आए हैं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई घर नहीं, और ना ही कोई दादाजी। चलो संध्या। रुक जा बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं तेरे पिता का गुनहगार हूं, लेकिन मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे, सिर्फ एक मौका। आपने मुझे परसों पुरानी सच्चाई बताई है, इसलिए एक सच मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। तो सच ये है कि मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता था। मैं ये जानता था कि मेरे बाबूजी के परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इसीलिए उनके देहांत के बाद मैंने आप लोगों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जो लोग मेरे बाबूजी के ना हो सके वो कभी मेरे भी नहीं हो सकते। अगर मेरे माँ और बाबूजी को किसी ने संभाला है तो वो है पुरुषोत्तम जागीरदार, मेरे बड़े पापा, वही मेरे दादाजी हैं, आप नहीं। बदकिस्मती से वो भी मुझसे दूर हो गए, और आज मैं फिर से एक अनाथ। और मैं आपकी बात चुपचाप बस इसलिए सुनता रहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जिस इंसान का दिल इतना पत्थर जैसा है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। खुशी हुई ये देखकर कि पत्थर भी सच बोलते हैं, लेकिन आपको ये खुशी नसीब नहीं होगी कि मैं आपके साथ आऊं, कि जिस इंसान को मेरे माँ और बाबूजी ने माफ नहीं किया, मैं भी उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हो सत्य, ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, रुक जा। नीरज, रुक जा।